स्टार्ट करते हैं। Here is a lesson for you, and whenever I think you have studied it earlier, पहले आप इसे क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। क्योंकि वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब भी रिवीजन करोगे उस समय ये काम आएगा, बार बार ट्रांसलेशन मुझसे होगा नहीं। आप में से कुछ लोग पहले पढ़ चुके हो, लाइव भी मुझसे ही है, पर जो नहीं पढ़े उनके लिए ये लाइव जरूरी था। Here is a point father to son, एक पिता का अपने बेटे के प्रति दृष्टिकोण। मैं आपको पहले ही बता चुका था, देयर इज अ वर्ड जनरेशन गैप, इन हिंदी पीढ़ियों का अंतराल, दो पीढ़ियों के बीच में अंतर। इससे क्या तात्पर्य है? आप इस शब्द को आपने सुना होगा पर इसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते। अब ये जो जनरेशन गैप एक ऐसी बीमारी है जो हर परिवार में पाई जाती है। देखिए, यदि तब तक लाइलाज बीमारी है जब तक कि इसके पीछे के कारणों को हम तलाश नहीं करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर में आपके पिता और आपके बीच में जब तक आप बिल्कुल छोटे होते हो तब तक बहुत अच्छी बनती है। जैसे ही आप बड़े हो जाते हो और एक समझदारी का जो कीड़ा है आपके दिमाग में जब रेंगने लगता है, तब आपके और आपके पिता के बीच में एक गैप आता है, जनरेशन गैप। एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक निर्वात बन जाता है। शायद आपको एक मोड़ के बाद ऐसा लगता है ये उम्र बस अभी आपकी आने वाली है। आपको ये लगने लगता है कि शायद पिताजी मेरी बात को समझ नहीं पाते हैं, या फिर पिताजी को ये लगता है कि बेटा मुझे समझ नहीं पा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। कारण क्या है कि पिताजी और आपके बीच में एक सालों का गैप होता है। आप ये मान लीजिए कि एक बेटे और बाप के बीच में लगभग 25 से 27 सालों का एक गैप होता है, एक अंतराल होता है। आप दो रिश्तों को तो मिला सकते हो, पर उस 25 या 27 साल के जो अंतराल को आप कैसे मिला सकते हो? क्योंकि आपके पिताजी आपसे बहुत दशक पहले पैदा हुए हैं, उनका अपना समय रहा होगा, उनका अपना कालखंड रहा होगा, उनकी अपनी परिस्थितियां रही होगी। और उसके बाद 25 सालों के बाद जब आपका जन्म होता है तो वो एक अलग कालखंड रहता है, क्योंकि 25 साल में गंगा नदी का बहुत सारा पानी बह चुका होता है, वक्त अपनी रफ्तार से बहता है। वेट नेवर वेट, जो वक्त होता है, टाइम नेवर वेट, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। और इस वजह से दो पीढ़ियों के बीच में अंतर होता है। दिस इज नॉट ओनली ए पॉइंट, किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखी गई पॉइंट नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है, हम सबकी कहानी है, हर उस इंसान की कहानी है जिनके बीच में सोच का फर्क होता है। अब जिस एंगल से आपके पिताजी सोचते हैं उस तरीके से आप सोच नहीं पाते हैं, दैट इज द जनरेशन गैप। हो सकता है जो आपकी हॉबी हो वो आपके पिताजी की नहीं रही हो, दैट इज द जनरेशन गैप। और ये जनरेशन जो गैप है, ये गैप भी बहुत सारी समस्याओं की आने वाले समय में वजह बनती है। आज आपने देखा होगा आपकी सिंगल फैमिली, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। जो बेटा होता है अपने माँ बाप से दूर हो जाता है। एक पिता जो अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से बड़ा करता है, 25-30 साल के बाद जब उसकी शादी होती है तो शादी होने के कुछ ही दिनों के बाद अपनी पत्नी को लेकर वो अलग रहने लग जाता है। सिंगल फैमिली वर्ड बहुत प्रचलित हो रहा है। शायद यदि पिता अपने बेटे को सही ढंग से समझ पाता, या बेटा पिता और उसके बीच का जो पीढ़ी का अंतर है, जनरेशन जो गैप है, उस गैप को यदि सही ढंग से समझ पाता तो शायद चीजें बहुत बेहतर ढंग से हैंडल हो पाती। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये जो लेसन है ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। एक पिता अपने बच्चे के बारे में क्या सोच रहा है, दृष्टिकोण रख रहा है। मैं यहाँ पर किसी बेटे को दोष नहीं दे सकता क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। इसमें पिता ने अपना दृष्टिकोण रखा है, मैं जो आज की पीढ़ी की तरफ से बेटे का भी दृष्टिकोण रखूंगा, क्योंकि गलतियां जब दोनों तरीके से दोनों तरफ से नहीं होती है तो गलतियां विस्तार नहीं पाती है। या दोनों तरफ से हैं। लेट स्टार्ट। फादर टू सन, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द चाइल्ड हो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। ये सबसे पहली चीज ये कह रहा है कि बेटा, एक बाप कह रहा है, एक पिता कह रहा है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द चाइल्ड। मैं शायद बच्चे को समझ नहीं पाता हूं, अपने बेटे को मैं समझ नहीं पाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है कि यही गलती करती है। हम कौन से ठेकेदार होते हैं किसी दूसरे को समझने का दावा करने वाले? पहली बात, यहां कौन किसको समझता है? कोई किसी को नहीं समझ सकता है, जहां तक कि मेरा मानना है। क्योंकि
जो कायनात है, जो यूनिवर्सल है, वो हमेशा एक ओरिजिनल कॉपी पैदा करती है। और हर ओरिजिनल कॉपी, हर पैदा हुआ शख्स नया होता है। और हर नए को समझना कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जो समझ रहा है वो पुराना पढ़ चुका होता है। यहाँ पिता पुराना है, बेटा उसका नया है, दोनों के बीच में गैप है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि जब पिता ये सोचना शुरू कर ले कि यार मैं अपने बच्चे को समझ क्यों नहीं पा रहा हूं। नहीं, आप परिस्थितियों को समझे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द चाइल्ड थ्रो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। यद्यपि हम आज साथ में रहते हैं, फिर भी मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को मैं समझ नहीं पाता हूँ। साथ में रहकर समझना कोई जरूरी भी नहीं है। कई बार तो क्या होता है कि पूरी जिंदगी साथ में गुजर जाती है, फिर भी शायद एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम एक क्षण के लिए साथ रहते हैं और अगले की शख्सियत को पूरी तरीके से समझ जाते हैं। समझदारी उम्र के हिसाब से नहीं आती है। आप एक निश्चित वक्त तक किसी के साथ रहो और आप समझ जाओगे, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो यह कह रहा है कि यद्यपि आज हम साथ में रहते हैं, पिता और पुत्र, फिर भी मैं अपने बेटे को, अपने पुत्र को मैं समझ ही नहीं पाता हूं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो। और एक ही घर में, एक उन्हीं चार दीवारों के बीच में हम सालों से एक साथ रहते आए। ठीक है, सबकी कहानी है, हम लोग भी तो हैं। हम एक समय के बाद अपने पिता से झगड़ पड़ते हैं। जब बिल्कुल छोटे होते हैं तब हम नहीं झगड़ते, क्योंकि तब हमें चॉकलेट चाहिए, हमें सुविधा के लिए हर चीज चाहिए। तब झगड़ना आपके लिए क्या होता है कि नुकसान का सौदा हो सकता है। तब बच्चा नहीं झगड़ता, छोटा बच्चा अपने पिता से नहीं झगड़ता है, क्योंकि जब कोई रिश्ता स्वार्थ की डोर से बंधा होता है तब आपको झगड़ा नहीं होता है। क्योंकि बच्चे को पता है कि आज मेरी गरज है, मैं असक्षम हूँ, मेरी जेब में पैसा नहीं है, तो वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड होता है, अपने पिता के ऊपर डिपेंड होता है। और जहां कोई किसी के ऊपर निर्भर होता है वहां झगड़ा नहीं होता है। समस्या कब पैदा होना शुरू होती है जब वो बच्चा डिपेंड होना शुरू होता है। देखिए, जब तक किसी बच्चे की अपनी ऑन थॉट नहीं है, अपने विचार खुद के नहीं है, तब तक उसका अपने पिता के साथ कोई जनरेशन गैप नहीं है। पर जिस दिन एक बच्चा अपनी मौलिक सोचना शुरू कर लेता है, उस दिन पिता और उसके दरमियान दूरियां क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। यहाँ कह रहा है इन द सेम हाउसेज फॉर ईयर्स आई नो। जहां तक कि मैं जानता हूं, मैं इन्हीं चार दीवारियों के बीच में, इस घर के बीच में मैं अपने बेटे के साथ सालों से मैं रहता आया हूं। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने बेटे को समझ नहीं पाता हूं। नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम नाउ। रिलेशनशिप मतलब संबंध। यहां पर जो पिता कह रहा है और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कि मैं अब से, आज से मैं अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप का मतलब मैं रिश्ता बनाना चाहता हूं। देखिए, कुछ मौलिक चीजों को परिभाषित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई रिश्ता बना रहे हो, बनाने का मतलब ये कि आप क्रिएट कर रहे हो। आप यदि किसी चीज को क्रिएट करते हो, कोई चीज यदि पैदा होती है तो वो बढ़ती जरूर है। हाँ, यदि किसी रिश्ते को या किसी चीज को यदि आपको मारना नहीं है तो सबसे पहली अनिवार्य शर्त ये होनी चाहिए कि वो पैदा ही नहीं होनी चाहिए। हियर यू नो द रिलेशन आर फॉर ब्रेकअप। रिश्ते क्यों होते हैं? टूटने के लिए, क्योंकि जो चीज बनी है वो टूटेगी जरूर। यहां पर फिर कह रहा है कि मैं अपने बेटे के साथ अब मैं रिश्ते बनाना चाहता हूं, क्योंकि बेटे और बाप के बीच में एक बहुत बड़ा क्या पड़ चुका है, एक बड़ा गैप पड़ चुका है। He was when small yet have I killed। अर्थात कि देखो, ये पुराने दिनों को याद कर रहा है कि जब बेटा छोटा था। क्या था? बेटा जब छोटा था, देखिए एक बच्चा बिल्कुल छोटा रहा होगा उस समय, उसकी अपनी एक सोच तो होगी नहीं, वो क्या करेगा, हाँ में हाँ मिलाता है। देखिए, ये सिर्फ एक पिता की बात नहीं है। हर वो व्यक्ति उस व्यक्ति को पसंद करता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। प्रारंभिक एज में पिता और पुत्र के रिश्ते के बीच में एक चीज आपने देखी होगी, पिता जो कहे बेटा मान लेता है। हर चीज में वो हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि उस समय उसका अपना कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, उसकी चेतन शक्ति नहीं होती है, उसकी चेतना नहीं होती है। उसे ये पता नहीं होता है कि किस चीज के लिए मैं हाँ कहूं और किस चीज के लिए ना कहूं। जब तक उसकी हाँ है, पिता और बेटे के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई दूरी नहीं है। पर जिस दिन बेटे की हाँ ना में बदलनी शुरू हो जाती है, अर्थात कि जब वह अपने पिता के किसी फैसले के ऊपर विरोध दर्ज करना शुरू कर दे या फिर वो किसी चीज के लिए मना करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये कि बच्चे ने अपने खुद के अपने विचार डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो सबसे बड़ी है कि जब वो छोटा था तब तक ये सब कुछ संभव था,
छोटा था तब वो पूरी तरीके से बात मानता था। इसका मतलब तो ये हुआ कि बेटे को छोटा ही रहना चाहिए और पिता को जवान ही रहना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। समय है अपनी गति से बहता रहता है, वो बच्चे को जवान करेगा, जो जवान है उसे क्या करेगा, बूढ़ा करेगा, और वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ता जाएगा। और इसको यदि एक पिता और पुत्र यदि विचारों के स्तर पर यदि हैंडल नहीं कर पाए तो उनके बीच में क्या होगा, एक जनरेशन गैप पैदा होता ही जाएगा। देखिए यहां पर ये बड़ा लाजवाब स्टाइल है, द सीड आई स्पेंट, सीड का मतलब बीज, सीड आई स्पेंट, स्पेंट का मतलब क्या बोलने से है, और सोन, स्पेंट और सोन का मतलब होता है बोना, बीज का बोना। यहां पर एक प्रतीक है, सिंबल है, देखिए द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। देखो कवि क्या कहना चाहता है यहाँ पर, आप शब्दों को नहीं उसके इमोशंस को थोड़ा पकड़ना, बहुत जल्दी बात समझ में आ जाएगी। द सीड आई स्पेंट और सो इट, जिस बीज को मैंने जहां पर बोया, अर्थात एक छोटा सा बच्चा क्या होता है, एक बीज में होता है। बच्चा जब पैदा होता है उसे यदि अच्छी उर्वर जमीन मिल जाए, उपजाऊ जमीन मिल जाए, अच्छा खाना पीना मिल जाए, अच्छा परिवेश मिल जाए, अच्छा रहने के लिए मिल जाए, तो संभव है कि वो बहुत ही अच्छे बड़े वृक्ष के रूप में वो फल फूल सकता है, मतलब वो बड़ा व्यक्ति बन सकता है। पर ऐसे कुछ बीज होते हैं, कुछ ऐसी संभावनाएं होती है जिन बचपन में यदि लालन पालन इस ढंग से नहीं मिले। आपको पता है कि आपने अक्सर कहानियां सुनी होगी कि किसी एक ही प्रकार के दो व्यक्तियों को दो अलग अलग घरों में रख दो, एक ही माँ के दो बेटों को अलग अलग घरों में रख दो, एक घर जिसका माहौल खराब और एक घर जिसका माहौल अच्छा हो, तो आपने देखा होगा कि एक ही माँ की दो संतानें अच्छे माहौल वाले घर में जाके वो अच्छा बनेगा और बुरे माहौल वाले घर में जाके वो क्या बनेगा, बुरा बनेगा। क्योंकि साधु और संत पैदा नहीं होते। देखो साधु संत और जो राक्षस होते हैं या जो बुरे लोग होते हैं वो माँ की कोख से पैदा नहीं होते, क्योंकि माँ की कोख तो भगवान को ही पैदा करती है। हर पैदा होता हुआ बच्चा क्या होता है, भगवान होता है। ये तो हम लोग हैं जो उसे मानव बनाए या दानव बनाए, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग ये करते हैं। तो द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज। अब ये कह रहा है कि जिस जमीन पर मैंने जिस बीज को बोया था, और सबसे बड़ी हैरतअंगेज बात थी कि वो जमीन उसकी थी। देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही शुरू होती है। एक किसान होता है वो क्या करता है, यदि बीज को बोएगा तो कहां बोएगा, अपने खेत में बोएगा, क्योंकि उसने गलती वहां कर दी कि उसने किसी दूसरे खेत में जाके उसने बीज बोने की गलती कर दी। तो एक सीधी सी बात है कि वो दूसरे खेत में जाके बीज बोएगा तो जो फसल हुएगी वो उसकी कभी नहीं रहेगी। वो जब फसल पकेगी तो ये उसकी होगी जो उस खेत का मालिक होगा। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, द सीड आई स्पेंट और सोन, बीज जिसे मैंने जहां बोया, वेयर द लैंड इज हिज, वो जमीन भी उसकी थी, एंड नन ऑफ माइन, उसमें मेरा कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो बीज उसका था। पर जिस जमीन पे उसे रोपा जाना था, जिस जमीन पे उसे उगाना था, जिस जमीन पे उसे वट वृक्ष बनना था, बड़ा विशाल वृक्ष बनना था, वो जमीन ही जब उसकी थी तो स्वाभाविक बात है कि आने वाले कल में जो वृक्ष बनने वाला था वो उस पिता का नहीं रहता, वो उसका खुद का अपना होता। क्योंकि एक निश्चित समय के बाद हर जो बीज होता है वो अपना खुद एक प्रतिफल होता है, अर्थात कि वो अपना अस्तित्व बना ही देता है। आपने देखा होगा कि यदि पिता बरगद के पेड़ की तरह बन जाए तो उसके जो बच्चे होते हैं एक मामूली व्यक्ति बन के रह जाते हैं। आपने इतिहास का कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, उनके बच्चों के नाम ही आप नहीं जानते होंगे, उनके बहुत सारे बच्चे थे पर उनमें से किसी के नाम आप नहीं जानते होंगे। लाल बहादुर शास्त्री बड़े ऐतिहासिक व्यक्ति थे पर उनके बच्चों के नाम आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि जब कभी एक पिता वट वृक्ष बन जाता है, बरगद का पेड़ बन जाता है, तो उसकी जो औलादे हैं उसकी जो छाप तले दम तोड़ देती है, उनकी प्रतिभा क्या होती है, खत्म हो जाती है। यहाँ पर कवि कह रहा है लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, जिस जमीन पर मैंने उस बीज को बोया था न तो वो जमीन मेरी थी, जो था वो सब कुछ उसका था। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, एक घर में है, चार दीवारों के बीच में है, पर हम अजनबियों की तरह बातें करते हैं। कभी आपने सोचा अपने घर में, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं अपने घरों में, वी आर रिपीटिशन, हम बार बार वी आर रिपीटिंग अस, हम अपने आप को दोहरा रहे हैं। आपने कभी अपने घरों में जो वार्तालाप होती है उसको बड़े ध्यान से कभी देखना। हम बहुत फॉर्मल हो चुके हैं, बड़े औपचारिक हो चुके हैं हम लोग। हम दो लोगों से ऐसे, हम अपने घर के लोगों से ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि किसी
नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जैसे दो अजनबी लोग बात करते हैं, हमारी बातों का अक्सर सार वही होता है। अब यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पड़ी है, कारण क्या है कि किसी के पास किसी के लिए कोई समय नहीं है। एक पिता के पास अपने बेटे के लिए नहीं है, बेटे के पास अपने पिता के लिए नहीं है। जिन रिश्ते नातों की बुनियाद पे जो फैमिलिटी की होती है वो आज हमें कहीं नजर नहीं आती है। तो वो क्या कह रहा है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम अजनबियों की तरह बातें करते हैं। क्योंकि देखिए दो लोगों के यदि दो लोगों के बीच में एक मजबूत रिश्ता है तो वह भाषा किसी काम की नहीं होती है। देखिए जो समझदार लोग होते हैं उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, और समझदार नहीं है तो आप कितना भी बोल लो, उस बोलने का कोई मतलब भी नहीं है। आपने इसका मतलब ये हुआ कि शब्द अधूरे रहते हैं। जब बुद्ध जैसे व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त होता है, महावीर जैसे व्यक्ति को जब निर्वाण प्राप्त होता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो मौन रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को लगता है कि जो बोला जाएगा उसे कोई समझ नहीं पाएगा, और जो समझने वाले हो उनके लिए बोलने की जरूरत नहीं, उनके लिए खामोशी या मौन ही काफी होता है। तो यहाँ पर ये बोल तो रहे, पर क्या कर रहा है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम बातें कर रहे हैं तो किसकी तरह बातें कर रहे हैं, अजनबियों की तरह। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, अर्थात कि साइन का मतलब निशान या निशान, हवा में हमारी समझदारी का कोई निशान नहीं है। अब हवा की क्या बात कर रहा है, देखिए आपने कई बार इस चीज को महसूस किया होगा कि घर में यदि कोई टेंशन का माहौल हो जाए, कोई तनाव का माहौल हो जाए और कोई किसी से बोल नहीं रहा है, तो घर वही है, जगह वही है, सब कुछ वही है, परिवार के लोग भी वही है, रिश्ते नाते वही है, पर एक आपको महसूस होने लगता है कि घुटन सी है, आपका मन घुटता रहता है, आपको लगता है कि हवा में घुटन है। जब लोगों के बीच में टूटते रिश्ते हो या लोगों के बीच में जब समझदारी का अभाव हो, तो दो लोगों के बीच में जो हवा होती है वो भी हमारा दम घोटना शुरू कर लेती है। हवा में क्या बढ़ जाती है, एक घुटन सी बढ़ जाती है, और हमें लगता है कि हम सब आधे अधूरे हैं। देखो पूरा तो यहाँ कोई है ही नहीं। हाँ, हम पूर्ण होने की तरफ हमेशा क्या करते रहते हैं, अपनी तरफ से हम प्रयास करते रहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, मतलब हवा में कोई समझदारी का मतलब इसमें सिंबल चुनाइए कि जब हम बातें करते हैं तो हमें लगता है कि अजनबियों की तरह है, हमारे बीच में यूं लगता है कि जैसे कोई समझदारी नाम की चीज ही नहीं है। अर्थात की बातें करने का मतलब ये कि आप सिर्फ होठों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ शब्द आपके होठों से निकल रहे हैं, कुछ उसके होठों से निकल रहे हैं, कोई शब्द किसी तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि शब्दों के जब कोई अर्थ ही नहीं होते तो उसके बीच में कोई समझदारी भी नहीं होती है। इसलिए और दो जब अजनबी बात करते हैं तो उनके बीच में एक क्षण का ही रिश्ता होता है, उससे ज्यादा नहीं, उन्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और यहाँ पर कवि यही कह रहा है कि देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और कहीं से भी कोई हमें लगता नहीं कि हमारे बीच में जो संबंध है उसके बीच में कोई समझदारी की कोई झलक भी हो। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, देखिए गलती पिता से यही होती है। क्या कह रहा है देखिए, और ये हर पिता ये गलती करता है। और ये इस मैं कह रहा हूं कि यदि आज समाज जो इंसान इस धरती का सबसे समझदार जानवर है, मैं जानवर ही कहूंगा क्योंकि सभी सब जानवर ही है एक प्रकार से देखा जाए कि इंसान जो इस धरती का सबसे समझदार जानवर है, वो जो इस धरती को स्वर्ग बना सकता था, उसने सिर्फ इस एक लाइन की वजह से वो नहीं बना पाया। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, इस बेटे का निर्माण मैंने अपनी डिजाइन के हिसाब से करना चाहता। हर बाप ये गलती करता है, पहले भी की और अब भी की। हर बाप ये चाहता है कि बेटा मेरी तरह बने, या फिर ये चाहता है कि बेटा उसकी तरह बने। कोई बाप ये नहीं चाहता है कि बेटा सिर्फ उसी की तरह बने, मतलब जो वो है वो बने। यहां पर सबने गलती की है जी। क्या रहा देखिए, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, अर्थात कि ये बच्चा, इस बच्चे का निर्माण मैंने अपनी डिजाइन के हिसाब से, अर्थात कि जैसा मैं बच्चे को बनाना चाहता था वो वैसा, मतलब कि मेरी कल्पनाओं के हिसाब से मैं इसका निर्माण करना चाहता था। और सबसे बुनियादी भूल यही पर होती है, हर बाप ठप्पा लगाता है, हर बाप एक घमंड से भरा हुआ होता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर बाप को ये लगता है कि वो अपने बेटे से बेहतर है। पीढ़ियों के बीच में अंतर, दो लोगों के बीच में विचारों का अंतर पैदा होना कहां शुरू होता है। आपके पिताजी ये चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपके पिताजी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। आपके पिताजी के लिए सब कुछ ये मायने रखता है कि नहीं, मैं जो कहूंगा वो मेरा बेटा बनेगा। क्यों बनेगा बेटा? सबसे पहली बात है कि आप कहने वाले होते कौन हो। आपने
अपने बेटे को पैदा किया, बड़ा किया, ये बिल्कुल सही बात है, मैं खुद मानता हूं उससे। पर हर बच्चे के अंदर अपना एक मौलिक सृजन होता है। कभी ये तो पलट के देखो, यदि एक पिता ये सोचने की कोशिश करे, नहीं, यदि एक पिता अपने बेटे को कहे नहीं तू जो खुद बनना चाहता है वो बन, मैं क्या चाहता हूं, समाज क्या चाहता है, और आज चारों तरफ से हमारे बोझ है। आपने देखा होगा कि आज के समय में जो एजुकेशन सिस्टम हो चुका है, हर घर चाहता है कि उसके घर से इंजीनियर या डॉक्टर ही पैदा हो। हर माँ बाप क्या चाहता है कि डॉक्टर, इंजीनियर से कलेक्टर के नीचे तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाकी की तो इस धरती पे कोई औकात ही नहीं है। मतलब ये कि जिंदगी की पूरी फिलोसॉफी यही होगी कि सिर्फ कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर या जो बड़े बड़े जो अधिकारी बनते हैं, सिर्फ मुझसे ही जिंदगी चल सकती नहीं। कोई किसान नहीं बनना चाहता है, कोई अपना खुद का काम नहीं करना चाहता है, आज कोई चित्रकार नहीं बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन नहीं बनना चाहता है। ये सभी चीजें आउट ऑफ डेटेड हो गई है। अर्थात कि हर बच्चा, अब आप में से देखिए, जो मोस्ट ऑफ बच्चे देख लीजिए, आपसे यदि पूछा जाए तो आप क्या बनना चाहते हो, वो जो माँ बाप करेंगे वो देखा जाएगा। आपकी भी सोच, क्योंकि कहीं के डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके माथे पे भी उन्होंने ठप्पा लगा दिया है कि मैं तेरा बाप और तू मेरा बेटा है। और ये जो चीजें, सिर्फ यही सबसे बड़ी वजह होती है कि बच्चा जो बनना चाहे वो नहीं बन पाता है। आज देखिए दुनिया में क्या वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा यदि सुसाइड होते हैं तो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। यदि 70, 80, 90 साल के लोग यदि आत्महत्या करें तो समझ में भी आए कि जिंदगी से परेशान हो गए, चलो तकलीफ पड़ रही थी, आत्महत्या कर ली। पर मैंने बूढ़ों को सुसाइड करते हुए बहुत कम देखा है। इस पूरी दुनिया के आंकड़े को उठा लो, सबसे ज्यादा यदि सुसाइड कर रहे हैं तो स्टूडेंट कर रहे हैं। क्या वजह? एक स्टूडेंट की उम्र कोई सुसाइड करने की होती है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके माथे पर किसी ने, चाहे वो समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे कोई भी हो, उन सब ने क्या कर दिए, ठप्पे लगा दिए, अपनी उम्मीदों के ठप्पे लगा दिए उन्होंने। वॉट वी वॉन्ट टू डू, हम क्या करना चाहते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। हम सिर्फ क्या है कि दूसरों का बोझ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर कवि वही कह रहा है कि दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माय डिजाइन, कि मेरी कल्पना के हिसाब से जो मैंने सोचा था उस प्रकार से मैंने अपने इस बालक का निर्माण किया था। यट व्हाट ही, क्या लिखा है, लव्स आई कैन नॉट शेयर, यट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। अर्थात कि मैं चाहता था कि वो मेरे हिसाब से बने। आपका ये चाहना ही गलत है। अब देखिए, आप चाहत यदि करते हो तो टूटती है। सबसे बड़ी बात है कि आपने चाहा ही नहीं होता। अब आप जैसे कि तुम जानते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई दुश्मन ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके कोई दोस्त ही नहीं होते। दुश्मन किसके बनते हैं? जो दोस्त बनाएगा उसके दुश्मन बनेंगे। अब कुछ लोगों के कोई दुश्मन कभी रहे नहीं। आप देखिए, जैसे गांधी हुए, महात्मा बुद्ध हुए, महावीर हुए, कृष्ण हुए, उनके कोई दुश्मन नहीं थे क्योंकि उन्होंने दोस्त बनाए नहीं। सबसे बड़ी बात ये कह रहा है कि दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माय डिजाइन, येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। मेरी कल्पनाओं के हिसाब से जिस बच्चे को मैंने बनाया था, पर मैं आज ये भी नहीं जानता हूं कि वो चाहता क्या है, व्हाट ही लवना चाहता है, किस टाइप से है, या उसके मन में क्या है, शायद मैं इसे कभी कह नहीं पाऊंगा या उस बात को कभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। देखिए, आप अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यदि आप अपनी जिंदगी के लिए कोई जिम्मेदार हैं और आपके साथ बुरा भी होगा तो आपको अफसोस कभी नहीं होगा, क्योंकि वो आपका अपना फैसला होगा। पर कई बार क्या होता है कि मैंने अक्सर देखा है, एक बेटा है, वो कुछ और करना चाहता था, पर उसके पिताजी के पास बहुत पैसा था। नहीं, तुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तुझे तो इंजीनियर बनना है। क्योंकि पिता के पास पैसा था, लाखों रुपया खर्च करके इंजीनियर बना दिया। अब वो इंजीनियर यदि बनेगा तो बहुत बुरा इंजीनियर बनेगा, और शायद अपनी जिंदगी को वो कभी जी नहीं पाएगा, अपनी जिंदगी को शायद वो कभी एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ी त्रासदी है आज के समय की, कि आप जो करना चाहते हो वो नहीं करो, और पिछले रास्ते से कोई आपको पुशअप करे कि नहीं तुझे तो ये करना है जो मैं चाहता हूं। जब आपकी जिंदगी की बागडोर जब किसी दूसरे के हाथ में जाना शुरू हो जाती है, तब आपके मन में एक विद्रोह पैदा होना शुरू हो जाता है, और वो विद्रोह ही है कालांतर में अपने जो पिता होता है उसके प्रति और आपके बीच के अंदर एक जनरेशन गैप बन जाता है, एक दो पीढ़ियों के बीच का अंतर बन जाता है, एक नासमझी का एक दौर जो प्रारंभ होता है, जिसे इन दोनों स्टांजा में कवि ने जनरेशन गैप के नाम से कहा है। इसके दो स्टांजा बाकी हैं, इसके बाकी के दो स्टांजा आप क्या करेंगे, अपन कल कर देंगे। ठीक है।